Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to discuss section 378 to section 382 of IPC, which talks about theft. So here we will discuss what is theft and what is the punishment of theft. So let's read the bare act language. Section 378 to section 382 of IPC, which talks about theft. So the bare act language is here. Section 378 theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेंगे कि थेफ्ट होता क्या है. एक ले टर्म में थेफ्ट मतलब होता क्या है. सो ले टर्म जो मीनिंग है इसका, डिक्शनरी मीनिंग थेफ्ट का, वो ये है द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग. कुछ चोरी करना, चोरी करने को थेफ्ट कहा गया है, इसको क्राइम माना गया है इस एक्ट को. सो थेफ्ट बेसिकली डिफाइन यहाँ पे किया गया है सेक्शन 378 में एंड Section 379 of IPC, which defines the punishment of theft, which talks about the punishment of theft basically, and Section 380 to Section 382, which talks about the aggravated form of theft. Means aggravated form कहने का मतलब है कि basically aggravated form means especially a grave form of a स्पेसिफिक ऑफेंस. सपोज दैट आप जब रेप पढ़ते हो या फिर कोई ऐसा ऑफेंस पढ़ते हो, जैसे कि आपने पढ़ा रेप के बारे में, तो रेप में भी उसके एग्रीवेटेड फॉर्म है कि रेप किसी माइनर के साथ कर रहा, रेप किसी महिला के साथ ब्रूटली किया, उसको मार दिया, जैसे निर्भया केस में हुआ था. तो ये इसके एग्रीवेटेड फॉर्म होते हैं रेप के. उसी तरीके से थेफ्ट में क्या है कि इसके भी कुछ एग्रीवेटेड फॉर्म है जो कि 382 में बताया गया है. So let's read the bare act language. So section 378, which talks about theft, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without person consent. देखिए इसमें चार चीज़ें आ रही है. फर्स्ट वन इज डिसऑनेस्टली, सेकेंड वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज possession and fourth one is consent. Okay, so first one is dishonest intention to take property. Intention कैसी होनी चाहिए? Dishonest होनी चाहिए. Okay, second one is the property must be movable property. Property must be movable property. It's okay, now done. Come to third one, possession और like a property should be taken out of the possession of another. मान लीजिए कोई घड़ी आपके पास है और उस घड़ी को किसी ने ले लिया, आपके कंसेंट के बिना आपके पोजीशन को उसने ले लिया है. यहाँ पे ऑनरशिप की बात नहीं की गई है, याद रखना आप, ठीक है. तो पोजीशन, आपके पोजीशन से वो ले लिया गया है, ठीक है. एंड द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है. आपकी घड़ी थी, आपके बिना कंसेंट से लिया गया है, ठीक है. एक ले टर्म में आप समझ लीजिए इसको. इन ले टर्म यू अंडरस्टूड दिस, आई नो. सो द प्रॉपर्टी शुड बी मूव्ड इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, और प्रॉपर्टी को उस तरीके से उसको ले जाया गया, ठीक है. अब इसके एक्सप्लेनेशन है. देखिए लॉ बिना एक्सप्लेनेशन का नहीं चलता, क्योंकि लॉ बहुत ही डायनेमिक है और बहुत इसके कॉन्सेप्ट हैं, इसके क्रैक्स बहुत सारे. देखो डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहने का मतलब है कि देखो कोई भी क्राइम होता है तो एक्टस रिया और मेंस रिया इन्वॉल्व होता है. सो यहाँ पे एक्टस रिया जब आप ऑफेंस करते हो थेफ्ट का, जब प्रॉपर्टी को मूव करते हो, तो यहाँ पे एक्टस रिया एक्ट हो गया, और मेंस रिया मीन्स यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो ये मेंस रिया में चला जाएगा. और जैसे कि आपने डिसऑनेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, सेक्शन आईपीसी के सेक्शन जब आप पढ़ोगे, आईपीसी सेक्शन 24, तो उसमें बताया गया है डिसऑनेस्ट कोड. सो नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ थेफ्ट. First explanation is a thing so long as it is attached to the earth. Thing so long it is attached to the earth, not being a movable property. अब जैसे कि कोई चीज़ें ऐसी है जो कि अटैच है अर्थ से, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, पर
is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the अर्थ। जैसे ही उसको अर्थ से डिटैच कर दिया गया, मतलब उसको काट दिया गया, कोई पेड़ है उसको धरती से काट दिया गया, जड़ से काट दिया गया, तो जैसे ही उसको डिटैच करते हैं, उसको काटते हैं, उसको कट करते हैं, सेवर्ड कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये थेफ्ट के कैटेगरी में फॉल करेगा। एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये बताता है कि थेफ्ट की स्पेसिफिक चीज़ों को बताता है कि थेफ्ट ये कैटेगरी में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। सेकंड है अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सेवरेंस में बी अ थेफ्ट। अब मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सेवरेंस ऑफ थेफ्ट, अब मूविंग भी इफेक्ट होता है, वो भी थेफ्ट के कैटेगरी में आता है। थर्ड एक्सप्लेनेशन इज अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और by separating it from any other thing as well as by actually moving it। मान लीजिए कोई बस रखा हुआ है, उसके आगे कोई बहुत बड़ी बस या ट्रक लगी हुई है, उसके आगे ऑब्स्टेकल के रूप में कुछ लगाया गया है कि ताकि बस नीचे ना आए, और आप चोरी करने के मनसा से, आपकी इंटेंशन ये थी कि आप इसको थेफ्ट करोगे, आप उसने ऑब्स्टेकल को हटाया और वो मूव ऑन कर गया वहाँ से, ठीक है, तो ये भी थेफ्ट के कैटेगरी में आएगा। नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 इज अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स causes any animal to move is said to move that animal, and to move everything with in consequence of motion so called is moved by that animal। okay, मतलब यहाँ पे ये करा पर्सन हु बाय मीन्स कॉजेज एनी एनिमल टू मूव, मतलब एक मीन्स आपके अंदर है कि आपने उस एनिमल को मूव किया, इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन ऑफ सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल, ठीक है, उस एनिमल के द्वारा उसको मूव्ड ठहराया जाएगा। नाउ कम टू एक्सप्लेनेशन 5। द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, जो कंसेंट होगा एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकता है, एंड may be given either by person in possession or by any person having for the purpose of authority expressed or implied, या जिसके पोजीशन में दिया गया है। जैसे कि आपने पढ़ने हैं, आप जब सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 27 पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है, जो पोजीशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ इंडियन पिनल कोड, व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ लाइक पर्सन, वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट, जब 27 पढ़ोगे आईपीसी का। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे, 27 तो आप पढ़ लेना, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जैसे कि अभी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जाना कि मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है। लेकिन टेम्पररी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। अगर कोई प्रॉपर्टी है टेम्पररी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, सपोज दैट किसी पर्सन ने आपका बुक स्नैच कर लिया और आपको कहा कि ये बुक आपको तभी रिटर्न करेगा जब आप उसके घर पे आओगे, ठीक है, तभी रिटर्न करेगा जब आप उसके घर पे आओगे, आपके बिना कंसेंट के बिना वो बुक आपसे ले लिया, तो दैट पर्सन स्नैच्ड योर बुक फ्रॉम योर साइड एंड टोल्ड टू यू दैट ही विल रिटर्न दैट बुक व्हेन यू विल कम टू हिज होम, ओके, और वो आपसे वो किताब ले लिया, तो यहाँ पे टेम्पररी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट हो जाएगा। आपने उस किताब को ले लिया आपसे क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, और आपके कंसेंट के बिना लिया या आपके पोजीशन से ले लिया, ठीक है, समझ गए, तो ये इसके कैटेगरी में आएगा। एक केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, here it has been quoted like Supreme Court held that electricity is not a movable property। इलेक्ट्रिसिटी एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, so therefore there cannot be a theft of electricity within the meaning of section 379। अब यहाँ पे सेक्शन 379 में जैसे कि बताया गया है पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट के बारे में, तो कहा कि इलेक्ट्रिसिटी तो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसको तो थेफ्ट माना नहीं जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट उसी का मिलेगा जो सेक्शन 378 में बताया गया। 378 में थेफ्ट में सीधे सीधे तौर पे बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसकी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, ओके।
ये सेक्शन 39 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में बताया गया है। एक्चुअली मैंने ये एक्ट पढ़ा नहीं है, पर इसके बारे में मैंने किताबें में पढ़ी है, ठीक है। सो ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा, पर यहाँ पे थेफ्ट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, वो इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेडिस ग्राउंड with the intention of dishonestly taking the tree out of Jed's possession without Jed's consent. Here, as soon as A has severed the tree, okay, in order to such taking, he has committed theft. जैसे कि मैंने बता रखा है एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको। A puts a bait for a dog. A puts a bait for a dogs in his pocket and thus induces Jed's dog to follow it. अब बेट मतलब लुभा रहा है, उनको लालच दे रहा है, ठीक है, एड कर रहा है फॉलो इट, जेड इज डॉग टू फॉलो इट। सो हियर इफ एज इंटेंशन बी डिसऑनेस्टली टू टेक द डॉग, एज इंटेंशन इज डिसऑनेस्टली टू टेक अ डॉग आउट ऑफ जेड इज पोजेशन, आउट ऑफ जेड इज पोजेशन, ओके, एक इंटेंशन है, विदाउट जेड इज कंसेंट, जाहिर सी बात है इसने थेफ्ट किया, ठीक है। एज सुन एज जेड डॉग हैज बिगन टू फॉलो ए, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। सी ए मीट्स बुल्लॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, बुल्लॉक मतलब होता है बैलगाड़ी, जैसे पुराने ज़माने में चला करता था, खास करके इंडिया में रूरल एरियाज़ में। सो ए मीट्स अ बुल्लॉक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, खजाना के बॉक्स ले जा रहे, खजाने से भरे हुए बॉक्स। ही ड्राइव्स द बुल्लॉक इन अ सडन डायरेक्शन इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली, देखो उसने उस बुलॉक को उस डायरेक्शन में ले गया क्योंकि उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट मतलब यहाँ पे मेंस रिया इन्वॉल्व है, ठीक है, और एक्टस रिया जो एक्ट वो कर रहा है कि वो उस बुलॉक को वो घुमा रहा है, ले जा रहा है। टेक द ट्रेजर एज सुन एज द बुलॉक बिगेंस टू मूव, ए हैज़ कमिटेड द थेफ्ट ऑफ ट्रेजर, ओके। अब वो थेफ्ट ऑफ ट्रेजर कर लिया क्योंकि उसकी इंटेंशन यहाँ पे क्या थी, डिसऑनेस्ट थी, और उसकी एक्ट क्या थी कि वो बुलॉक को उस डायरेक्शन में ले जा रहा था, ठीक है। डी इज ए Begin Z's servant and entrusted by Z with the care of Z plate, dishonestly runs away with the plate without, यहाँ पे भी dishonestly है, I think it is clear. Z going on a journey entrusts his plate to A, the keeper of warehouse, okay, till Z shall return. A carries the plate to a goldsmith, देखो goldsmith के पास ले गया, उसको बेच दिया। Here the plate was not in a possession of Z's possession, Z के possession में नहीं था। It could not therefore be taken out the Z's possession, so and A has not committed theft though he may be committed criminal breach of trust. Criminal breach of trust क्योंकि possession आपके पास होना, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है तो पोजीशन आपके पास होना जरूरी है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए। पोजीशन आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पोजीशन नहीं है तो अगर वो ले गया तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा यहाँ पे। If A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies, here the rings is in the Z's possession, and if A dishonestly removes it, A commits theft. I think this is clear. G. A finds a ring lying on the high road, not the possession of any person. You know, कोई नोट गिरता है, कोई वॉलेट गिरता है, just like A by taking it commits no theft, दो ही मे कमिट्स क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्यों किसी के पोजीशन में है नहीं वो। सेक्शन 379 पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, 3 साल का है, पता है आपको। आई थिंक देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रीडिंग दिस सेक्शन। 380 3 years विथ फाइन विथ वोथ है। 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस मीन्स अ हाउस यूज्ड एज अ रेसिडेंस, हाउस यूज्ड एज अ रेसिडेंस, उसको ड्वेलिंग हाउस बोलते हैं। मतलब एक आवासीय घर जिसमें आप रहने योग्य हो, मतलब आप रहते हो, ठीक है, वही ड्वेलिंग हाउस कहलाता है। अगर थेफ्ट अगर ड्वेलिंग हाउस में हुआ है तो वहाँ पे सज़ा होगा 7 साल का, 7 years, ओके, और लाइबल फॉर फाइन, ओके। लाइक यहाँ पे पार्टिकुलरली मेंशन किया है, हुएवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, tent or vessel which building tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine. I think this is clear now.
कम टू सेक्शन 381 381 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन अ पोजीशन ऑफ मास्टर। जैसे कि इसके जो एग्रीवेटेड फॉर्म अब आ चुके हैं, तो ड्वेलिंग हो जैसे 7 साल का सजा है, जिसमें जैसे एग्रीवेटेड फॉर्म जब आए इसमें 380 में, 381 में जैसे बताया गया थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे कि सेक्शन 27 आप आईपीसी के पढ़ोगे, उसमें बताया गया है कि when the property is in the possession of person's wife or clerk or a servant, okay, on account of that person it is deemed that it is in that person's possession, ये deemed है कि उस person के possession में है, ठीक है। So whoever being a clerk or servant or being IPC याद रखना 27 सेक्शन पढ़ोगे आप, वहाँ पे रहेगा मेंशन है। whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of with a description for a term which may extend to 7 years। इसमें भी 7 साल का सजा है। ये एग्रीवेटेड फॉर्म है सारे इसके। 382 theft after preparation made for causing death, theft after preparation of made for causing death, hurt, restraint in order to committing of theft। whoever commits theft having made preparation किया है for a causing death, hurt or restraint, fear of death, डराने धमकाने डरा कर मारने की कोशिश कर रहा है चोरी करने के लिए, of a hurt, of a restraint to any person in order to committing of such theft or in order to effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment or term which may extend to 10 years। देखो अब वो डरा धमका कर मारने की कोशिश कर रहा है, चोरी कर रहा है, मार भी रहा है, ठीक है। सो द आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ अ थेफ्ट, तो 10 साल का सजा है। लेट्स कम टू इलस्ट्रेशंस। ए कमिट्स थेफ्ट ऑन अ प्रॉपर्टी इन जेड पोजीशन। ए कमिट्स थेफ्ट ऑन अ प्रॉपर्टी जो कि जेड के पोजीशन में है प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज़ अ लोडेड पिस्टल अंडर हीज गारमेंट, ठीक है। अपने गारमेंट में वो लोडेड पिस्टल रख रखा है, ओके। ही हैड अ लोडेड पिस्टल in his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z। अब ये पिस्टल इसलिए रखा है कि उसको हर्ट करेगा, उसको कहेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। A has committed the offense defined under this section। गन पॉइंट पे आप चोरी कर रहे हो, उसको मार रहे हो। A picks Z's pocket having posted several of his companions near him in order that they may restrain Z if Z should preserve what is passing and should restrain or should attempt to apprehend A। So A committed the offense defined in this section। I think this is clear now। Okay, thanks for watching। This is Nandan signing off।